अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, एक बात जो हो रही है ना, जो कि बड़ा ही दुख की बात है, हर कोई एक्चुअली इस वजह से परेशान है, लेकिन कुछ लोग तो जिसको कहते हैं ना कि डायर सिचुएशन के बहुत ही बुरे हालात में आ गए हैं, और वो हैं बिजली के बिल्स की वजह से। तो बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा हो गए, लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग, बिकॉज दो चार हम फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे वीकेंड को, कि अगर किसी की आप मदद करना चाहते हैं आजकल के दिनों में, तो हेल्प पीपल पे देयर बिजली के बिल। बट इज दिस अ सोल्यूशन? मतलब मैं पढ़ रहा था, एक पूरा ब्लॉग था जिस पे लोगों ने अपने इजहार ख्याल किए हुए थे, और उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने आप को अपने बगैर किसी कसूर के from higher middle class to middle class and then a few said कि from middle class to lower class जाते हुए देखा है हमने। हम कमा उतना ही रहे हैं, शायद पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो आज कंडीशन है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम तो उतना ही कमा रहे हैं। इर्द गिर्द महंगाई इतनी हो गई, और पर्टिकुलरली बिजली के बिलों को लेके एक शख्स ने अपनी कहानी, अपनी रोदात लिखी हुई थी कि हमारे अब्बा एक अच्छे सरकारी स्केल से रिटायर हुए, हमारी अम्मा भी कहीं स्कूल में टीचिंग करती हैं, हमारे घर में 3 AC हैं, लेकिन पहले 3 AC बंद करके हमने एक AC चला के उसमें सोना शुरू किया, और अब ये बताया जा रहा है, घर में डिसाइड हुआ है कि एक AC भी शायद नहीं अफोर्ड किया जा सकता। वैसे कोई भी मिडिल क्लास घराना ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़ रही हो, तो दैट इज़ अ थिंग जो कि हर कोई कर रहा है। लेकिन वो हम बात जो कर रहे हैं मदद करने की, अगर आप मदद करते हैं, अगर आप ऑलरेडी चैरिटी बहुत करते हैं, या फिर आपका दिल चाह रहा है, सो दिस इज़ वन एवेन्यू जहां आप बहुत मदद कर सकते हैं। बड़ी परेशानी है लोगों को, समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। हम तफसील और हमें चूंकि ये भी पता है कि अभी गर्मी के कुछ महीने, मतलब ये इतना ज़्यादा गर्मी होती है जो बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल वाली गर्मी है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो इंसान ने जिंदा रहना है, कुछ तो करना है ना। अच्छा जी, हम इस पर तफसील से बात करेंगे, किस तरह से ओवर बिलिंग भी की जा रही है, किस तरह से स्लैब चेंज किए जा रहे हैं। भाई बंद घरों के 50-50 हज़ार बिल आ रहे हैं। फैमिली गई हुई है किसी और मुल्क, किसी और शहर, मतलब कोई नहीं है यहाँ पे, सालों से नहीं है, बंद घरों के बिल डाले जा रहे हैं। पीपल आर आल्सो ट्रैवलिंग ना, कहीं इधर-उधर निकले हुए हैं, तो एक हफ्ते के लिए, पूरे महीने में 1 हफ्ते के लिए घर पे होंगे, और बिल ऐसा आएगा जैसे कि महीना 3 महीने का बन गया। वही हिसाब है कि जो बिल नहीं दे रहे वो तो नहीं दे रहे ना। जिस तरह जो नॉन फाइलर हैं वो तो नॉन फाइलर हैं ना, लेकिन जो फाइलर हैं हम उनको निचोड़ लेंगे। इसी तरह जो बिल दे रहे हैं उनका ऐसा भुरकस निकालेंगे, दूसरों को भी उनके सर पे डालेंगे, तो बस ठीक है हमारी, और उसके बाद फिर वो एडजस्टमेंट्स हो जाती है, हमारी बला से वो जिए हमारे। हाँ, तो जब एडजस्टमेंट्स आती हैं बिल में, आपके क्वार्टरली एडजस्टमेंट, तो पता नहीं कितनी, मतलब एक कंफ्यूजन होती है। बस ये होता है कि आपने एंड में बिल ज़रूर पे करना है। हर किसी को इतनी समझ नहीं है कि पूरा वो उसको पढ़ के समझ। आपने 6 महीने पहले जो बिल दिया था उसमें कोई फ्यूल बढ़ा था, तो आज एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज टू मच फॉर you know, for all of us to tolerate and bear and go through. I mean, and also very difficult for us to start the week with this kind of a इस बात से, क्योंकि लेकिन बातें आजकल ये हो रही हैं, और बंदा क्या कर सकता है। क्योंकि घर में आप किसी रिश्तेदार से बात कर लें, आप दफ्तर आ जाएं, कोई ना कोई आपको लिफ्ट में मिल जाएगा जो अपना किस्सा बता रहा होगा। This is all people are talking about. अच्छा जी, एक हम जरा चाहते तो थे कि हम इसी खबर से शुरू करें, लेकिन जो हालात हैं वो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने, ऑल्दो हम आपको बताना चाहते हैं इट्स अ गुड न्यूज़, अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाले कैंसो ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है। भाई टेक्सास में ह्यूस्टन में कंपटीशन हुआ, और इन्होंने अपने भारतीय हरीफ को हराया है, जिनका नाम है वीर छोड़ानी। अच्छा, 80 मिनट बाय द वे जारी रहा खेल, और ये मैच जो था ये बिल्कुल 80 मिनट रहा, और 3-2 से पाकिस्तानी अशब जो हैं वो जीत गए। और आपने सही बताया कि ह्यूस्टन में होने वाली कैंसो ओपन स्क्वॉश की मजमूई इनामी रकम जो है ना, वो हमें बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें भी सुनने में, तो वो है जी लगभग कोई $9,000। लवली, वेरी नाइस। तो $9,000 भी जीत गए, और ऑब्वियसली नाम तो अपना बना ही लिया है। मुल्क का नाम भी रोशन किया है, अपने अम्मा अब्बा का भी, अपने कोचेस का भी, एंड आई एम श्योर ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इज लाइक a teenager now, तो अच्छी बात ये है कि स्क्वॉश में भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, दे आर डूइंग सो वेल। तो हमारा मुस्तकबिल जो है माजी भी हमारा बड़ा अच्छा और बड़ा ही ज़बरदस्त रोशन रहा है स्क्वॉश का, और मुस्तकबिल भी हमें लग रहा है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अच्छा जी, एट द सेम टाइम क्रिकेट की थोड़ी सी ब्रीफ बात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच वाइट बॉल के गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुँच गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इन्हें बुलाया है, और टीम से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी, फ़ैसले होंगे। बाबर आज़म का
कप्तान बरकरार रखने से मुताल्लिक भी गुफ्तगू होगी। गैरी क्रिस्टन T20 वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। भी देख लेना, वो आ गए हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, रेड बॉल कोच जेसन गिलिप्सी भी चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी से मिलेंगे। ऑल ऑफ देम आर देयर इन लाहौर। अच्छा, अब ज़रा वो बात करते हैं जैसे हमने बात शुरू की थी, और चूंकि हम लाहौर की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और भी हमारे पास ख़बरें हैं। और आपको बताएं कि बजट ने तनख्वाहदार और आम आदमी को 440 वोल्ट के झटके लगाए हैं और लोग संभल नहीं पा रहे हैं। रही सही कसर जो है वो बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। बिजली के बिल ही तो एक्चुअली प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम से तो हम डील कर ही लेंगे, जो एडिशनल होती है ना, जिनको एड ऑन्स कहते हैं, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आवाम को बिजली महंगी होने पर ऑब्वियसली कोई ना कोई झटका ना मिला हो। और अब आपको बता दें कि अच्छा, अब जुल्म ये है हुमा जी इस पे कि बिल देने वालों को ओवर बिलिंग से निचोड़ा जा रहा है और गरीब सार्फिन को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो जैसे तैसे करके अपना बिल 200 यूनिट से नहीं बढ़ने देते। लाहौर में उन प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालने का स्कैंडल अब सामने आया है। मतलब फिर से? यानी कि 200 यूनिट से अगर कम आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, आप पे वो इजाफी बोझ नहीं डाला जाता। अच्छा, तो लेकिन आपने जैसे तैसे करके एक पंखा AC में गुजारा करके अब कोशिश कर ली कि आपने 200 यूनिट से अपना बिल नहीं बढ़ने देना, लेकिन जानबूझकर उनको नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन में यानी उनका स्लैब चेंज किया जा रहा है। आप समझ रही हैं मेरा? लेकिन फिर वो इसका भी कोई कैप है कि कितने महीने ये स्कैंडल है पूरा, ये स्कैंडल है। गरीब सार्फिन पर करोड़ों का इससे बोझ पड़ा है और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के फहरिस्त में डालना मुजरिमाना फेल है। FIA को हिदायत की है कि वो मामले को देखे। चंद दिन पहले वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि प्रोटेक्टेड सार्फिन का बिल नहीं बढ़ा तो हम प्रोटेक्टेड सार्फिन ही नहीं छोड़ेंगे अब। सो ये हुआ ना, फिर यही मिली भगत हुई ना, या मिली भगत हुई या अमला नीचे से मिला हुआ है, या किसी के जहन में तो मुबैना तौर पर ये आइडिया आया कि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन में इनको ले आते हैं जो प्रोटेक्टेड सार्फिन। तो यही हुई ना कि जो जहाँ कुंडे लगे होते हैं, जहाँ बिजली के बिल्स नहीं दिए जा रहे होते हैं, तो है ही नहीं किसी खाते नहीं, तो वो फिर जहाँ उनके जो इलाके होते हैं जो बिल्स दे रहे हैं उनकी भी बिजली जाती है। हाँ, उनको भी काट देते हैं। तो बात तो सारी वही होगी कि सारों को ही नीचे ले जाएंगे। अगर व्हाट इफ ये आप अवैस साहब क्या कह रहे थे, भी सुन लीजिए नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बारे में। जो 100 यूनिट जो लाइफ लाइन आपका कस्टमर है जो 13 लाख है, उसके रेट के अंदर तो कोई इजाफा नहीं हुआ। जो 200 यूनिट से कम है और प्रोटेक्टेड कस्टमर है जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी एक सब्सिडी देते हैं, उसका रेट अगर इस वक्त 19.87 पैसे है एक यूनिट का, तो वो 20.48 पैसे तक जाएगा। अच्छा, कहना है मेंशन हेयर के कराची में भी कुछ ऐसा हो चुका है इन द पास, जहां जब बिलिंग आप कर रहे होते हैं तो वो कुछ दिन ऊपर चले जाते थे ताकि 200 टाइप अगर कोई लिमिट हो तो वो हो ही ना, उससे ज़्यादा का ही बिल आए, ताकि आपको वो जो प्रोटेक्टेड वाली कैटेगरी में आ जाते हैं वो आए ही ना। तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हो रही हैं विच इज़ वेरी सैड। जो ऑलरेडी बेचारे पिसे हुए हैं वो क्या करेंगे, सोचने वाली बात है ना। और कुछ लोगों के कुछ जो हम कहते हैं मिसक्रिएंट्स की वजह से बेचारे जो प्रोटेक्टेड हैं वो भी अनप्रोटेक्टेड हो गए। बस सारे अनप्रोटेक्टेड हैं आजकल तो यही सूरत हाल है। बाय द वे, इसका कुछ टाइम इन्होंने किया हुआ है, कितने महीने या पूरी? ये तो ऑल थ्रू द ईयर के लिए है ना कि 200 यूनिट से अगर आपका नहीं बिल बढ़ता तो आप प्रोटेक्टेड सार्फिन की जुमरे में आते हैं। लेकिन 200 यूनिट जिनका आता था और जो कोशिश करके ये तय करते थे कि भाई हमने इतनी ही बिजली इस्तेमाल करनी है, अब उनको उल्टा दूसरे स्लैब्स में डाला जा रहा है। तर्जुमान FIA के मुताबिक डायरेक्टर कस्टम्स सर्विसेज लेस्को, डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी किए गए हैं। लेस्को अफसरान से बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात भी मांगी गई हैं। ओवर बिलिंग सिर्फ एक एरिया की नहीं है, पूरे मुल्क से शिकायत आ रही हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आई यूज्ड टू हैव, ज़ाहिर है हमारा फैमिली एक होम था लाहौर में, एंड वी ऑल लिव इन कराची, सो नेचुरली घर बंद है। हज़ारों रुपए बिल आता था उस घर का। अब्दुल्ला, क्योंकि ये बहुत किस्से कहानियाँ जो हैं अब ज़रा सामने आ रही हैं, बहुत लोगों के साथ यही हो रहा है।
हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जवाद मलिक, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। ज़रा जवाद, हम चाहेंगे कि आप ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये सिचुएशन बनी किस तरह। जी बिल्कुल, सारी बातें मैंने आपकी सुनी हैं और ज़ाहिर है अब्दुल्ला जो बात कर रहे हैं कि हर आदमी परेशान है बिजली के बिल से। कभी होता था कि बिजली का बिल जो है ना वो अपने घर का बजट का सिर्फ 10 से 12%, फिर वो 15% हुआ, फिर 20% हुआ। अब वो यकीन करें कि खाने पीने की चीज़ें, जूते, कपड़े, गैस, टेलीफोन का बिल, गाड़ी का पेट्रोल और बाकी चीज़ें एक तरफ कर दें, और अगर एक तकड़ी होगी, तराजू होगा, तो उसमें बिजली का बिल जो है वो यकीनन भारी होगा। और ये समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने जो बिजली का बिल है वो इन्होंने FBR ने मिलके, गवर्नमेंट मिलके, दो बंदे बड़े ही मासूम हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं। एक का नाम है राशिद लंगड़ियाल साहब हैं, सेक्रेटरी पावर हैं, और दूसरे अवैस लगारी साहब हैं। उनको समझ नहीं आ रही दो बंदों को। बाकी 24-25 करोड़ आदमी चीख रहा है कि खुदारा IPP से मुज़ाकरात करें। जो 90 मालकान है बड़े, वो 2400 अरब रुपये कैपेसिटी पेमेंट ले जाते हैं। तो अब जब तक इस तरह के काम करेंगे प्रोटेक्टेड सार्फिन को, इसमें यह हुआ है कि जो 200 से कम बिल आता है जिसका, उसको 3043 रुपये बिल आता है। तो लोगों ने अपना इस्तेमाल कम कर दिया, AC कम कर दिया। ये AC वाले सार्फ नहीं है, ये आम आदमी है, लेकिन तो जिसने AC लगवाया होता है उसे दूसरा मीटर लगवा लिया, तो वो 200 यूनिट इस्तेमाल करता था। इस बार ये हुआ है कि इन्होंने एक जगलरी की है, अदाद शुमार का हेरा फेरी की है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए इन्होंने 30 दिन की जो डाटा है प्रो राटा, उसको निज़ाम को फाल बनाया, और इन्होंने जिसकी 27 दिन की, 28 दिन की रीडिंग थी, 29 दिन की रीडिंग थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब दे दी उसको 30 दिन से। हालांकि उसने इस्तेमाल नहीं किया था, या उसका इस्तेमाल कम था 200 यूनिट से, और या उसने दूसरे मीटर पर चला गया था। लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई किया 30 से, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक तरीके से इन्होंने फीड कर दिया था, बगैर आवाम को बताए, बगैर किसी आगाही के, शऊर के, तो जाहिर है वो 201 यूनिट क्रॉस कर गया। जब उसने क्रॉस किया तो इतना जुल्म हुआ, एक आम आदमी वाला जो घर में काम करता है, दुकानदार है, शॉपकीपर है, कोई और है, पियन है, कोई छोटी आमदन वाला है, तो उसका बिल जो है 3000 रुपये से एकदम वो जंप किया और 8073 पे चला गया। अगर उसके 2 मीटर हैं तो वो 17000 पे चले गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इंतहाई जुल्म हुआ है। इस हवाले से यकीनन इंक्वायरी की बात की जा रही है। जवाद साहब ये बताइएगा कि ये जाहिर है ये स्कैंडल है बाकायदा, ये जो हुआ जाहिर है इसमें कंप्यूटर की गलती, किसी निचले तबके की गलती, या ये आपको लगता है सोच समझ कर किया गया है? सोच समझ कर किया गया है तो इसमें जाहिर है किसी ना किसी का माली फायदा इन्वॉल्व होगा। क्रिमिनल ऑफेंस में बात आ जाती है अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं इस किस्म का। बिल्कुल सही बात है आपकी बात, बिल्कुल मैं 100% उसको इंडोर्स करता हूँ कि ये सोच समझकर लोगों को वहाँ पर इन्होंने 1-2 कंसल्टेंट बिठाए हुए हैं, और एक ऐसे अफसर होते हैं, मैं आपको पहले कहा था 2 मासूम आदमी हैं, राशिद लंगड़ियाल साहब और अवैस लगारी साहब, उनके कान में जाके वो फूंक मारते हैं, आगे परफॉर्मा या डाटा रखते हैं, और फिर कहते हैं सर ये इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उनको नेगेटिव चीज़ नहीं बताई जाती, वो आंखें बंद करके उस पर अमल कर देते हैं। वो यहाँ डिस्कोर्स को फीड कर देते हैं, चीफ एग्जेक्टिव लेस्को, मैपको, IS को, कोई भी हो, और ये आगे से ये भी उतने ही मासूम है कि बजाय बहस करने के, दलील देने के, उनको बताने के कि सर ये बात ये सही नहीं है, इससे आवाम पहले ही सड़कों पर आए हुए हैं, ये आपके घरों में आ जाएंगे और आपके गिरबान को पकड़ेंगे आके, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तो जहाज पकड़ेंगे, बाहर चले जाएंगे, आम आदमी क्या बनेगा यहाँ पर? अच्छा जवाब ये भी बताइएगा, ऊपर से लेकर जी ये बात भी बताइए, क्योंकि हमने ये कराची में होते हुए देखा भी है कि जब बिलिंग कर रहे होते हैं तो कुछ दिन डिले से करते हैं, वो डिले करके आते हैं मीटर रीडिंग ली जाती है डिले से, ताकि यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा रीड हो सकें, और ऑब्वियसली फिर बिल जो है अगर 200 की कोई ऐसी बार हो तो वो उससे ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ भी लाहौर में हो रहा है? जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हो रही हैं। या तो ये होता था कि पहले कर लेते थे और उस सार्फ को बेनिफिट मिल जाता था, या फिर बाद जब इनका बैज लॉस पे जाता था, यानी मौसम अच्छा हो गया, लोगों ने बिजली इस्तेमाल नहीं की, इनका ग्रिड ऊपर जाता था, तो ये फिर इस्तेमाल करते थे यही कैटेगरी कि उसको 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन पर ले जाएं। लेकिन बात सुने, ये बातें उस वक्त होती हैं जब आपके पास बिजली सस्ती हो, आपके पास चीज़ें ठीक हों, आपका निज़ाम ठीक हो। जब आपका निज़ाम ही सही नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहें हर महीने उसको चेंज कर दें, प्रो रेटा सिस्टम ले आए हैं, फिर आगे जाके आप कहेंगे 15 दिन
की बिलिंग करें, जैसे पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की जाती है, फिर आप कहेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे हम बिल डालेंगे। इस तरह नहीं होता, ये चीज़ें एनुअल बेसिस पे होती हैं। आपको बुनियादी चीज़ें ठीक करना चाहिए। IPP से मुआहदे जो हैं उस पर नज़रसानी करनी होगी हर सूरत में। सारा निज़ाम बैठा हुआ है, मतलब आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है। जवाद, आपको खुद याद है मैं आपसे कितनी दफ़ा मदद लेता था कि जवाद भाई मेरा लाहौर में घर है, उस घर में कोई एक लाइट भी इस्तेमाल नहीं करता, 20-20 हज़ार रुपये बिल आता है, उसका क्या किया जाए। अब आप मुझे बताइएगा कि वज़ीर दाखिला साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है, क्या एग्जैक्टली किया जा रहा है उस सिलसिले में? अच्छा, उस पर यह है जी, वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी साहब ने ये इसका एक्शन लिया। उससे पहले बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले चुके थे एक दिन पहले, तो ये तो इनका सेकंड स्टेप था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया। वो यहाँ पर 180H पर बैठे थे और जब ये खबर चली तो उसके बाद शोर मचा, पहले भी शोर मच रहा था, तो वो परेशान होकर उन्होंने अता तारड़ को बुलाया और साथ अवैस लगारी भी लाहौर आए। उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई, तस्वीर जारी की गई। उसमें वो उनको कह रहे थे कि, और बयान था कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रो रेटा सिस्टम है जो भी है, आवाम को इस हवाले से फौरी रिलीफ दिया जाए। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि FPR मैदान में आया, जो एनर्जी मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी पावर है, वो आया, फिर मोहसिन नकवी ने एक्शन लिया। इससे पहले भी ओवर बिलिंग हुई थी 91 करोड़ यूनिट की, जो सालों साल से चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि उसके हवाले से बड़ा शोर मचा, चंद एक बंदों को गिरफ्तार किया गया, ना किसी सेक्रेटरी को उस पर पनिश किया गया, ना किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को किया गया, ना किसी बोर्ड से पूछा गया, किसी बंदे से नहीं पूछा गया। और जो बंदे मुअत्तल किए गए थे वो बहाल होकर अच्छी पोस्टों पर लग गए हैं दोबारा, एक्सीएन है, SPO है या और कोई बंदे हैं। बहुत शुक्रिया जवाब। जब हम इस किस्म की बातें सुनते हैं तो एक गुस्सा भी चढ़ जाता है, तकलीफ और ज़्यादा होती है, एज इफ़ वी डोंट हैव अदर प्रॉब्लम्स के इस किस्म की चीज़ें हम सुनते हैं। आपको पता है कि नाउ वी आर ऑफिशियली इन दैट स्टेट कि जहाँ लोग जिन घरों में, जो किराए के घरों में रहते हैं, जो किराया दे रहे हैं, उनका बिजली का बिल किराए से ज़्यादा आ रहा है, डबल आ रहा है। मतलब आप घर लेते हैं, आप व्हाटएवर यू थिंक, जितना किराया है उतना बिजली का बिल है। पूरा एक आई नो पीपल जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आया है, किराए से ज़्यादा आया है। सो ये मतलब ये एक मजाक सी चीज़ बन गई है। और हमारा जो बिजली का निज़ाम है, उसके तरसील का निज़ाम है, उनके बिलिंग का निज़ाम है, ये इतना पुराना हो चुका है, इतना आर्काइक हो चुका है कि इट नीड्स टू बी रीवैम्प्ड। और मेरा ख्याल है कि हर बार, हर साल, हर बजट में या जो भी हुकूमत आती है वो एड हॉकिज्म पे बेस करके उसमें एक नई जिद्दत ले आती है, बट इट नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड, द होल थिंग नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। तरसील का निज़ाम तो बैठा हुआ है, वो जो कैपेसिटी है, जो चार्जेस लिए जाते हैं, मतलब वो अगर इन महीनों में भी बिजली नहीं मिलनी है आम आदमी को, वो कहते हैं जी शायद उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर पता नहीं कब मिलनी है। लोड शेडिंग गैर एलानिया एक अलग चैप्टर है जिसपे हम कभी कभी बात करते हैं, आज नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे आई नो इन कराची यहाँ पर मोहल्ले हैं, आबादियाँ हैं, इलाके हैं जहाँ पर घंटों नहीं दिनों के हिसाब से बिजली जाती है। हुमा, दिनों के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अफसोस की बात है। इट रियली नीड्स के ये जरा आप वहाँ जाके, आप इन इलाकों में, आपको हर जगह मिल जाएंगे कराची में ऐसे इलाके जहाँ पे आप बच्चों की हालत देखें, सिर्फ वो जो 1 साल का है, 2 साल का है, 6 महीने का है, वो उनके जिस्म छलनी हुए में है गर्मी दानों से। बच्चे पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं, मतलब आप के रोंगटे खड़े हो जाएं आप, नहीं ये दिस इज टू मच। और उसके बाद साल के किसी महीने में जब ये कहा जाता है ना जी हमारे पास तो बिजली एक्सेस में बहुत बिजली है, और फिर गर्मियों में ये हालात होते हैं, तो ये एक ट्रेजेडी बन जाती है। ऑनेस्टली इट्स अ ट्रेजेडी। आई डोंट इवन नो हाउ वी आर डूइंग दिस। वीकेंड पे कितना मजा आ रहा है ना देख के। भाई मैं कहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी टीम, उसके अंदर जो हमारे सारे मतलब रिटायर्ड ही कहते हैं क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इतने भी रिटायर्ड, मतलब शोएब मलिक वगैरह जो अभी PSL खेल रहे हैं वो भी हैं उसके अंदर, लेकिन अनडिफीटेड है। 4 मैचेस हो चुके हैं, 6 टीमें खेल रही हैं, और उसमें पाकिस्तान तो कल इंग्लैंड को भी हराया है पाकिस्तान। अच्छा, इट इज सो एंटरटेनिंग। हराया था, इतना मजा आया। कहने का मतलब ये है कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वर्ल्ड कप में हमारी इस टीम को जाना चाहिए था शायद, क्योंकि दे रियली मतलब आप ये देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच के हम शॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम चेक किया आपने? भरा हुआ है, और स्टेडियम के एजबेस्टन में कैपेसिटी को 20,000 लोगों की है, एंड 20,000 पीपल चीयरिंग ऑन फॉर बोथ द टीम्स। बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था, और एटलीस्ट आफ्टर जो सारा हमने वर्ल्ड कप में देखा, मुझे बड़ा मजा आया ये वाले मैचेस देख के। सो वॉच दीस। और आपको पता है ना कहाँ देखना है आपने? पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ये मैचेस दिखा रहा है, जियो सुपर पे हो रहे हैं, all watching them and they are worth watching because Pakistan is really enjoying watching them.
जीत रहे हो ना तो अच्छा लगता है। यही तो सारी बात है। अच्छा भाई, साथ में हुमा, आपको पता है ना क्रिकेट को अब ऊपर उठाना है, उम्मीद है हमें। इसके लिए लगता है पीसीबी समझौता नहीं करेगा। होपफुली हमारे खिलाड़ियों को भी अब वही करना पड़ेगा जो दुनिया की अच्छी टीमें करती हैं। आराम तलबी और सुस्ती अब नहीं चलेगी। वैसे तो कभी भी नहीं चलनी चाहिए थी, अब नहीं चलेगी। मुझे हम ये नहीं कह रहे कि आराम करता था, आराम तलब था या सुस्त था, बट यू नो अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। अब बात ये है दरअसल, ये है तो गेम आप कैसे करेंगे जी? सबसे पहले तो अपने आप को अप करेंगे, विच मींस कि अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। और खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए 4 टेस्ट जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। आप कितने दिन रह गए? 45 दिनों में मुल्क भर में 101 तरबियती कैंप लगाए जाएंगे। फिटनेस ट्रायल्स पास करने वाले खिलाड़ी ही फिटनेस कैंप में शरीक हो पाएंगे। अब ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर कोई समझौता होगा, ना फिटनेस पर। और हमारे साबिका खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जिस तरह भारत को बड़े मार्जिन से हराया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये उनकी बेहतरीन फिटनेस का ही कमाल है। अब तबसरे हो रहे हैं कि मौजूदा कौमी टीम कम से कम अपने सीनियर से ही कुछ सीख ले, जो आज भी सुपर फिट है। इसमें एक फुटनोट वैसे और भी डाल दें कि ये अगर आप इंडिया पाकिस्तान का ही चलें एग्जांपल ले लें, और अभी जो मैचेस हो रहे हैं लेजेंड्स के, तो जब इंडिया की टीम आती है तो बेचारों की हालत देखने वाली होती है। दे हैव नॉट वर्कड ऑन देमसेल्व्स, दे हैव नॉट केप्ट देमसेल्व्स फिट। और हमारे पाकिस्तानी आर सुप्रीमली फिट। इसलिए ज़्यादा ज़रा तशवीशनाक बात होती है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग खिलाड़ी हैं, जो हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, उनको क्या हुआ है? Why are they not concentrating on this? मतलब look at Yunus Khan and everybody. और यूनुस खान तो is another level वो of तो एज डिफाइंग कोई सिचुएशन वहाँ चल रही है। उसके अलावा अफरीदी स्टेप्ड इनटू द वो भी ग्राउंड में जब उतरे, और बाकी जो सारे दे आर एक्चुअली फिजिकली फिट। यू कैन टेल, भाग रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव टू वॉच। सो अब बात करेंगे हम मुख्तलिफ हल्कों की। वो सुनाना भी तो है ना, चलें आप सुनाएं। यूनुस खान का क्या कहना था? और on the fitness, because he is at another level of fitness himself. जेसन गिलिस्पी का भी क्या कहना है? दोनों की बात सुनें। If you're a professional cricketer, if you're an international cricketer, you know the coaches shouldn't necessarily be, once you've reached national level and playing international cricket, fitness shouldn't really be questioned. You should be fit and robust and strong to represent your country. That's personal pride. That's professional discipline. That's being a professional sportsman. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो करंट टीम है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फिट है, लेकिन जब आपकी टीम जीतती नहीं है तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। और हम जीत रहे हैं तो इसलिए हमारे फेवर में बातें हो रही हैं। नेशनल टीम है। देखिए, हम भी मीडिया पे बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं, और हम सब, आप सब भी यही बातें कर रहे होते हैं कि जो नीडफुल है वो करें। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया। और हमारे जो करंट प्लेयर्स हैं वो भी आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, तो वो आजकल अपने फिटनेस स्केड्यूल की ना सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर रहे होते हैं। टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेजेंड इन हिमसेल्फ। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा, फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, पहले भी जाहिर है आपके ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक। आज जब आप नौजवानों को, अब ये रीसेंट वर्ल्ड कप की बात देख लें, देख के भी पता लग जाता है ना प्रोफेशनल्स को, क्योंकि आपका तो काम है। आपको लगता था ग्राउंड में इनकी बॉडी लैंग्वेज या इनकी फील्डिंग या इनके कैचेस ड्रॉप होना देख के कि हमारी फिटनेस कम हो गई है पहले की निस्बत, या हमारे लड़कों को इस पे काम करने की अशद ज़रूरत है? डिड यू फील दैट? हुमा और अब्दुल्ला साहबा, मैं ये बताता चलूं कि देखें, क्रिकेट में फिटनेस के आजकल स्टैंडर्ड सेट हैं और आपको वो अचीव करने पड़ते हैं। तो अगर वो आप अचीव करेंगे तो आप वो फिट करा दिए जाएंगे, जिसमें आपके 2-3 एरियाज अहम है, जिसमें एंड्योरेंस में होता है, और उसमें कुछ आपके फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट हैं, कुछ आपके एक्सप्लोसिव उसके टेस्ट होते हैं। तो अगर आप वो टेस्ट पास करते हैं तो इट मीन यू आर फिट, उसके स्टैंडर्ड सेट है। तो अगर वो टेस्ट नहीं हुए पहले जाने से पहले, या उसको इग्नोर किया गया, तो डेफिनेटली फिर आपका उस पर रिफ्लेक्शन आता है जब आप मैच खेलते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है। अगर मैं स्पीड की बात कर लूं, आप एक कैच के लिए जा रहे हैं करने, अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट हो गया तो आपके हाथ से थोड़ा सा आगे हो जाएगा कैच, और आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक तरह से आपकी वो एफर्ट बेकार हो जाती है। तो इसमें फिटनेस का एलिमेंट तो अब दुनिया में, मतलब जहां दूसरी स्किल की बात होती है और फिटनेस तो पहले आती है ना। अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें जो उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट तो फिटनेस है ना। तो फिटनेस तो होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ टेस्ट हुए थे उनके, उससे पहले अमूमन हर टूर से पहले या कैंप से पहले ये टेस्ट होते हैं,
अगर ये नहीं हुए थे तो फिर ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया था। वो फिटनेस पे हमेशा जलालुद्दीन साहब हमारा एक क्वेश्चन मार्क रहा है, पता नहीं इनकी अपनी दिलचस्पी नहीं है, करवाना पड़ता है तो होता है, वरना ऑन देयर ओन हमें लगा कि उस तरह अप टू द मार्क नहीं है। और आपने सही कहा है, फिटनेस तो ऐसी चीज़ हो गई है कि क्रिकेट ना भी हो, दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हो वैसे ही आपको फिट रहना चाहिए, सेहत ठीक होती है आपकी, यूल बी परफॉर्मिंग बेटर। आप ये बताइएगा कि बहुत से हमने इस पर तबसरे तो कर लिए, लेकिन अभी भी हमें ये समझ नहीं आई कि हमारी जो वर्ल्ड कप में रिसेंटली परफॉर्मेंस रही है वो हुआ क्या था। क्या आप डिसाइफर कर सके हैं कि व्हाट हैपेंड और हम किस एवेन्यू में हम लैक किए हैं? फिटनेस इज वन थिंग, लेकिन और भी क्या बहुत क्या सी बातें हैं ना, जैसे कोऑर्डिनेशन है, हम आहंगी है, टीम वर्क है, कैप्टेंसी है। तो आपको क्या मसला नजर आया वैसे? जी बिल्कुल, कोई एक एरिया की वजह से आपने ये खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है, उसमें बहुत सारे एरिया होते हैं क्रिकेट में जिसमें फिटनेस वन ऑफ द एरिया। उसके अलावा जो आपकी टीम की जो सिलेक्शन थी शुरू में, वो आखिरी दिन तक तो आप सिलेक्ट नहीं कर सके। वहाँ जो 7 लोगों का पैनल बना था उनमें इतनी विजडम नहीं थी कि वो ये डिसाइड कर सकेंगे इस टूर्नामेंट के लिए जहाँ हम खेलने जा रहे हैं कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है। सारे प्लेयरों को तो देखा हुआ था, टेस्ट एंड ट्राई करते रहे और आखिर तक तो इससे पहली जगह तो सिलेक्शन आ गई कि वो सिलेक्शन इन टाइम होनी चाहिए थी ताकि हर प्लेयर को डिफाइन कर दिया जाता है। अब पहले ये होता है कि पहले वैल्यू सेट की जाती है, उस वैल्यूज को एग्री कराया जाता है प्लेयर से और उसकी बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है और उसी पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो मैंने तो आज तक देखा नहीं पाकिस्तान टीम में कोई वैल्यू सेट की गई है, तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? दूसरे रोल का डिफाइन होना आप खास तौर से T20 क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होते रहे और जिसको जो रोल दिया गया उसने वो पूरा नहीं किया तो उससे पूछा भी नहीं गया। तो जब पूछेंगे आप कैसे, जब आप वैल्यू सेट करेंगे और रोल डिफाइन करेंगे। तो ये था। तीसरी बात आती है कैप्टनसी। कैप्टनसी में जब आपने, पहले भी मैंने ये बात की है कि जब उनको निकाला था बाबर आजम को तो किसी वजह से निकाला था, जब दोबारा लाए तो क्या वो चीजें उनकी सही हो गई थी जो जिसकी वजह से पहले निकाला गया था? तो उसका जवाब ये था कि नहीं। तो फिर उन्हें दोबारा क्यों बनाया गया? तो इसका मतलब वो लैक ऑफ लीडरशिप थी उनमें। और वो जाहिर है कि देखें लीडर की 4-5 चीजें उसमें होना बहुत जरूरी होती है, जिसमें सबसे पहला इन्फ्लुएंस होता है, वो उसकी पावर पोजीशन से वो डेवलप कर सकता है या वो अपनी विजडम से कर सकता है। दूसरी बात होती है कंट्रोल ऑफ द प्लेयर्स। फिर तीसरी बात नॉलेज ऑफ द गेम होना चाहिए और इसमें खास तौर से T20 में आपको जो प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग है वो हम लैक कर रहे थे। हम सोचते रहते थे, उसने में वो मैच आगे निकल जाता था। तो लीडरशिप की भी कमी थी, प्लेयरों में वो जो इनसाइड, तो मैं नहीं था वहां स्टेडियम, मगर बॉडी लैंग्वेज से हम कह सकते हैं वो एफर्ट जो हमने इंडिया की टीम में देखी और जिसकी वजह से वो जीते, उसकी वजह यही थी कि वो होप नहीं छोड़ते थे और एफर्ट 100% लास्ट तक देते थे। 2 मैच जिसमें T20 में कमबैक बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जलाल साहब, अब हम कोचेस भी आ गए हैं, मुलाकात करना है, मशवरे होंगे, कप्तानी का भी फैसला होगा। क्या कर लेंगे कि सिस्टम ठीक हो सकता है? मतलब हमने कहा जब हमारी टीम ट्रैवल करती है या पहला स्टेप क्या लेना है ये भी बताइएगा। एंड ऑल्सो कोच का साथ होना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि हमने अभी बिल्कुल रीसेंट एक्सपेरिमेंट ये भी देखा है कि कोच वाज नॉट इवन विद द प्लेयर्स, विद द टीम। तो वो आउटसोर्स करके कहीं दूर बैठे हुए जूम कॉल्स पे कोचिंग हो रही थी। ये आपको लगता है फॉर्मूला ठीक है, वर्केबल है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये तो जोक था जब ये जैसे हो रहा था। कोच तो देखें आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में कोच क्या पूरी एक टीम होती है, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। अब इससे आप पीछे नहीं जा सकते। आप लोग कुछ बातें करते हैं, हम अकेले होते थे तो हम जिता लेते, वो अब कहानी खत्म हो गई। और अब है भी, मतलब इनका हर तरह का तो कोच इनको अवेलेबल है, फिजियो, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, पता नहीं कौन कौन है। जी बिल्कुल, ये जो भी है वो होना जरूरी। अब वो कॉम्पिटेंट है या नहीं ये मैं अभी यहाँ डिसाइड नहीं कर सकता बैठ के, मगर होना जरूरी है। दूसरा ये कि जो आपने कहा सही कैसे होगा, देखें ये एक जादू की छड़ी नहीं है, इससे सही नहीं होगा। 3 फेजेस मैंने इसमें सोचा हुआ है कि कैसे सही होगी। एक तो इमीडिएट है जो पाकिस्तान टीम के लिए आपने करना है, क्योंकि वो इमीडिएट किस्म के एक्शन होंगे जिसमें आप एक सिलेक्शन करेंगे, उसमें आप उनकी वैल्यूज को सेट करेंगे और उनके रोल डिफाइन करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। और फिटनेस तो उसका फिर एक एलिमेंट है। फिर आप मिड टर्म में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतर करना। बेहतर तो हम मुंह से कह देते हैं, बेहतर होगी क्या?
उसमें उनकी जो 4-5 चीजें जरूरी करनी है, जिसमें ग्राउंड हैं, जिसमें शेड्यूल है, जिसमें उनकी बोर्डिंग लॉजिंग है, जिसमें उनकी मेंटल जो आजकल के मॉडर्न दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, ऑल्दो आपके आइडियाज अच्छे हैं, हम हर किसी का पर्सपेक्टिव जो है लेना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वांट आवर टीम टू परफॉर्म सो मच बेटर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आ रहे हैं थोड़ी देर। मंडी बहाउद्दीन में सफ़ात मुल्ज़िमान ने एक डिफरेंटली एबल्ड टीनेज लड़के को ज़्यादती का निशाना बनाया है। मुल्ज़िमान वीडियो बनाते रहे। बेशर्मी, बेखौफी और दीदा दिलेरी की हद देखिए कि अपने इस घटिया तरीन फेल की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्ज़िमान को धर लिया। यह वाक़या मंडी बहाउद्दीन के किस इलाके में पेश आया? ये लड़का बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है। इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं थाना मलिकवाल के SHO गुलाम अब्बास हाशमी साहब। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, एक तो बड़ा ही अभी तक आज तक हमें ये समझ नहीं आती कि किस तरह ये इनको डर नहीं लगता कि ये पकड़े भी जाएंगे, जिस तरह ये वीडियोस भी अपलोड कर लेते हैं। तो ये बताएं कि ये वाकया क्या था, कहाँ हुआ और ये कहाँ मिल गया ये लड़का इनको? 1 जुलाई 2024 को हमें एक इत्तला मिली, एक लड़के के साथ ज़्यादती हुई है, 2 लड़कों ने ज़्यादती की है और उसकी वीडियो वायरल कर दी। फौरी तौर पर मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन को नोटिस में ये मामला दिया और मौका की तरफ रश करके दौड़े। जो ही हम मौका पर पहुँचे तो हमारे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि लड़का क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम था। 17-18 साल उसकी एज थी। फौरी तौर पर हमने उसको रेस्क्यू किया और उसका मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और दोनों मुल्ज़िमान अरशद और आबद जो इशारों की मदद से हमने उसे समझे और देखे, उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करने के लिए हमने उनकी रेडिंग पार्टी तश्कील दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा SHO साहब ये बताइएगा, अक्सर ये होता है कि केसेस तो बन जाते हैं लेकिन वो इतने मजबूत नहीं होते कि मुल्ज़िमान को सज़ा हो सके। क्या इस केस में आप ख़ुद इन्वेस्टिगेशन को परसू करके, करा के, ओवरलुक करके या आपके दीगर बाला अफसरान कोई मजबूत केस बनाएंगे? मुल्ज़िम जो है मोहम्मद अरशद, उसने उस लड़के के साथ बदफेली की है। बदफेली करने के बाद दूसरा मुल्ज़िम जो है आबद, वो वीडियो बनाता रहा है। वीडियो बनाने के बाद उसने तीसरे लड़के किसी को भेजी है, वायरल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिरफ़्तार करने के बाद इससे जिस मोबाइल से जो ओरिजिन था वीडियो बनाने का, जिस मोबाइल में इन्होंने वीडियो बनाई है, वो भी हमने बरामद कर लिया है। और दूसरा, इन दोनों मुल्ज़िमान के हमने पोटेंसी टेस्ट भी करवा लिए हैं। दोनों मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट और फिट नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो हमने सेक्शन अप्लाई की है 376 ज़िमन 3 PPC की, इसकी सज़ाए मौत है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इसमें मैक्सिमम जो एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं वो करें और इनको कानून के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि माशरे में ये एक लेसन के तौर पर जाए, ताकि लोग जो हैं वो इस कभी हरकत जो इन्होंने की है वो माशरे में इसके ख़िलाफ़ एक शऊर उजागर हो सके कि इतने बड़े जुर्म करने की कितनी बड़ी सज़ा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कभी कभार एक क्वेश्चन मार्क सा दिमाग में आ जाता है ना कि हम जितनी अवेयरनेस देते हैं और जितना लोगों को एक बताते हैं कि किस तरह अपने आप को बचाना है, वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह वार्न कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उतनी ही और ख़बरें सामने आती हैं। कोई डिटरेंस अब्दुल्ला, जब तक कोई सख्त किस्म की सजाएं नहीं होंगी, सजाएं भी होती हैं, नहीं इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जितने किस्से होते हैं टू बेसिक्स एंड तरबियत एंड एजुकेशन, उसको भी ज़रा नज़रसानी सारे सिलसिले को करने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं जिन पे आज तक सजाएं नहीं हुई। कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा ना होने पर सख्त गुस्से में है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकियाँ दी जा रही हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हफ्ते को जलसे का NOC मंसूख कर दिया था। PTI को ना चाहते हुए भी जलसा मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी जलसा मंसूख होने पर बरहम हुए। जलसे की मंसूखी को आइन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं।
और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। देखिए, जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, जो कि मैं अदालत में सुबह मेरी पेशी थी, अब यहाँ पेशी में बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, बड़े पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो अदलिया के और आइन का एहतराम करती है, और ये ही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि बानी पीटीआई जेल में भी मुल्क के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसा जो वो कर रहे थे, तो इसमें वो कौन सा कोई रियासती या मुल्की कोई मकसद था कि जिसके असूल के लिए वो ये जलसा करना चाहते थे? इनका मकसद तो जो है वो मासवाई अफरा तफरी के और कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो। इसके अलावा इनका तो और कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। बाकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। जेल में जो है वो इस बात की तो इजाज़त किसी अदालत ने उन्हें नहीं दी कि वो ऐसे प्रोग्राम और ऐसी प्लानिंग्स करें कि बाहर जो है वो अफरा तफरी फैलाएं। अच्छा, लेकिन ये अजीब सी बात है क्योंकि हुकूमत कुछ भी कहे, जलसे जुलूस जमहूरी मुल्क में मामूल की बात है और एक जलसे से कोई पहाड़ वैसे नहीं टूटता। सियासी और जमहूरी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ हुकूमत की अपनी साख कमज़ोर ज़रूर करती हैं और ख़ुद राना सनाउल्लाह तस्लीम कर चुके हैं कि बानी पीटीआई को इलेक्शन से चंद रोज़ पहले सजाएँ सुनाना पीटीआई के वोट बैंक में इजाफे की वजह बना। मामूल की जमहूरी प्रैक्टिसेस रोकने से हालात जो हैं वो खराबी की तरफ ऑब्वियसली जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ तो बिल्कुल हमें नहीं लगता कि कुछ होगा ऐसे। इसी पे बात करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, टेंशनें बढ़ती हैं जब किसी को उनके जमहूरी हुकूक से रोका जाता है, कदगनें लगाई जाती हैं, माहौल साजगार बनाने के जितने भी दावे किए जाएँ हो नहीं पाता अगर इस तरह की पाबंदियाँ आयद की जाएँ सियासी मुखालिफिन पे। तो जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। हमारे अभी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई शदीद गुस्से में है, तो आप लोगों के पास बड़ी अच्छी रिसर्च टीम है, आप ज़रा इस टीम से कहिएगा कि पीटीआई का कोई ऐसा क्लिप भी हमें दिखाएं, चाहे उनके अहद इक़्तिदार का हो या अपोजिशन का हो, जिसमें वो खुश दिखाई दे, मुतमईन दिखाई दे, आसूदा दिखाई दे, हंसती मुस्कराती दिखाई दे। हमने तो हमेशा उसे गुस्से में देखा। जहाँ तक कदगनों का ताल्लुक है, कोई कदगने नहीं है ऐसी जहाँ ये जलसा करना चाहते थे। अजीबोगरीब बात यह है कि इस्लामाबाद को छोड़ दिया, रावलपिंडी को छोड़ दिया, इन्होंने तरनौल का इंतखाब किया। आप यहाँ के जोग्राफिये से शायद ज़्यादा आगाह ना हो। तरनौल एक ऐसी जगह है जहाँ कोई 4-5 जगह से रास्ते आते हैं और ख़ास तौर पर KPK की राह में वो आता है और उसका बराह रास्त रास्ता जो है वो पिंडी से भी है, इस्लामाबाद से भी है। इसके कुर्बो नवा में संगजानी, काला चिट्टा पहाड़, ये वो इलाके हैं जो हमेशा से जराइम की पनाहगाहें रहे हैं। यानी हो कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर एक जलसा मुहर्रम से एक दिन पहले वो करना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि जी हमारे जो एजेंसीज हैं या पुलिस है वो दूसरी जगहों पर मसरूफ होगी, हम मुहर्रम के बाद कर लें। ये अपना बयानिया देने के लिए जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कदगन के या पाबंदी के, देखिए ये एक प्रेस टॉक तो हर रोज होती है अडयाला जेल के फाटक के बाद, दूसरी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, तीसरी होती है सुप्रीम कोर्ट के फाटक के बाद, फिर दर्जनों टीवी शोज रात को खुल जाते हैं, फिर ये कौमी असेंबली में तकरीरें होती हैं, सेनेट में तकरीरें होती हैं। तरनौल का जलसा ऐसा क्या कारनामा कर लेता जो उनके बयानियों को पहुंचा देता? मेरा ख्याल ये है तो अगर कोई कारनामा ना करता, नहीं करने की आपको उम्मीद थी, तो करनी देती हुकूमत फिर? मेरे ख्याल में करने देते। मैं जाती तौर पे मैं जमाती या हुकूमती मौक़िफ़ नहीं बयान कर रहा, मैं ये कहता हूँ जाती तौर पे कि बिल्कुल करने देते, इसलिए कि करने देने की इजाज़त के बाद ये आश्कारा हो जाता कि उनकी ताकत क्या है। अभी वो जुमा की जुमा एहतजाज की काल
तो आप सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर साहब, आप बड़े करीब हैं मियाँ साहब के, आपने मशवरा नहीं दिया उन्हें कि आप करने दें? ये हुकूमत का काम होता है, जिली इंतजामिया का काम होता है, ये कोई वसीतर मुशावरत नहीं होती है पार्टी में कि तरनौल में। और ये जलसा इनका था ही नहीं, ये जलसा पीटीआई का नहीं था, ये जलसा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जिसकी क़यादत को पता ही नहीं है, जो बोली ही नहीं है अभी तक। ना चकजई साहब का कोई बयान आया है, ना अख्तर महंगल का कोई बयान आया है। ये उनके नाम पे आप एप्लीकेशन से ये निकाल के देखें, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। पीटीआई पता नहीं क्यों चैंपियन कर रही है इस जलसे को। और तरनौल का जलसा अगर हो भी जाता और ना भी, मैं तो जाती तौर पे अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, मुझसे अगर पूछा जाता तो मैं यकीनन कहता। मैं ये बता रहा था आपको कि इन्होंने जुमा के जुमा एहतजाज की कॉल दी हुई थी। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब के सामने इनकी एहतजाजी रैली होती थी हर जुमे, और उसके साथ ही एक करीब की मस्जिद है। मैंने खुद उस मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ी और मैंने देखा कि जितने नमाजी उस मस्जिद के अंदर होते हैं उसका चौथाई भी एहतजाज के अंदर नहीं होते। तो करने देते जलसा। मैं तो जाती तौर पे इन चीजों को ये मैं समझता हूँ कि इरफान साहब, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चूंकि नहीं करने दिया तो उसकी वजह क्या बनी होगी? क्या जगह तरनौल नहीं अच्छी लगी, मुहर्रम से एक दिन पहले वाला वक्त नहीं अच्छा लगा? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। अब देखिए कि मजमूई तौर पे मुल्क के हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि इज्तिमाअत को और खासतौर पे सेंसिटिव इलाकों के अंदर आप खुली छूट दे दें। आप देखें आपके अपने शहर के अंदर कल कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस तरह के वाक़यात आए दिन हो रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर अगर आप इज्तिमाअत करते हैं, कोई क्या पैगाम देना है? कोई इंतखाबात हो रहे हैं, कोई और। अब देखें जलसों का कल्चर में आपको बताऊं दुनिया भर में खत्म हो चला है। इंडिया में अभी स्टेटिस्टिक्स आए हैं कि उनके इस इंतखाबात के अंदर 30% जलसे भी नहीं हुए एज कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शन। तो एनी हाउ इनको अपनी बात कहने की खुली आज़ादी है, ऐवान मौजूद है, जलसे भी कर लें। अभी मुहर्रम 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद जलसे की इजाजत भी मिल जाएगी, कर लें। चाहे तरनौल का इंतखाब क्यों ना करें, दोबारा 10 दिन बाद जलसे की इजाजत मिल जाएगी। मेरे ख्याल में तरनौल की करें, संगजानी की, ये ऐसे ही इलाके चुनते। इन्होंने अपने इलेक्शन के लिए भी, जिसके आज तक तनाज़ा चल रहा है, पेशावर से कई किलोमीटर दूर चमकनी का, और चमकनी से भी कई किलोमीटर दूर एक नामालूम गांव का एक मैदान चुना था। तो पता नहीं ये जलसे यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में लियाकत बाग मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं जलसा गाहें। तरनौल के अंदर अगर कोई खास बात है तो तरनौल में भी इजाजत मिल जाएगी, थोड़ा सा सब्र कर लें। चलें ठीक है, 10 दिन बाद सब्र। तो यानी बेसिकली बात तो वहीं आ गई कि इशू वाज द टाइमिंग, उसके अलावा कोई मसला नहीं था। नहीं, आप देखें ना, हुकूमत ने तो अपनी वजाहत की है कि टाइमिंग भी है, वो इलाका भी सेंसिटिव है, और उसमें आप 5 शहरों को या 5 बड़े जो हमारे कस्बे हैं उनको जाने वाले रास्ते आप रोक लेंगे। पुलिस मसरूफ है मुहर्रम के अंदर, ये जस्टिफिकेशन है, आप उस पर यकीन करें या ना करें। या फिर एक ये भी वजह हो सकती है इरफान साहब, क्योंकि लोग इस वक्त जितने भरे बैठे हैं बजट के बाद, आम आदमी की ज़िंदगी, एक मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी जितनी अजीरन, जितनी मुसीबत ज़दा हो गई है और होने वाली है, बिजली के बिलों का खौफ उसे रात भर सोने नहीं देता। बिजली के बिल अदा करना तो दूसरी बात, बस आवाम को तो कोई चाहिए कि कोई कहे कि आके एहतजाज करो या कोई इस तहरीक को लीड करे, आवाम तो निकल आएंगे। तो हुकूमत को ये डर तो नहीं है इरफान साहब कि ये अगर आवाम इस तरह इकट्ठे हो गए तो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी? देखें, अवामी एहतजाज जब एक लावे की शक्ल में निकलता है, फूटता है, तो फिर उसको रोक नहीं सकते आप। ना हुकूमतें रोक सकती हैं, ना ताकत, ना जबर का कोई हथकंडा रोक सकता। ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि जुमे के जुमे एहतजाज की एक साल देते हैं, दी हुई है मुस्तकिलन, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है, 100 लोग भी नहीं होते खड़े, इसलिए कि ये खुद रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के। ये जो तेजाब के तालाब में डाल के गए हैं पाकिस्तानी मईशत को, ये किसने डाला है? किसने IMF का रास्ता रोका है? किसने उतने कर्जे लिए हैं जितने 70 सालों में लिए गए हैं? किसने हमारी महंगाई को 3% से लेके 25% पे छोड़ के गए हैं? किसने बिजली के बिलों में इजाफा किया है? तो ये लोग जानते हैं ये क्या लेके आएंगे। जिसके पास अभी मौका था बड़ी तब्दीलियां करने का, सर वो मौका भी तो नहीं उस तरह से इस्तेमाल किया गया ना। तब्दीलियां हो रही हैं अब्दुल्ला, ऐसे नहीं है। देखिए, मुल्क जिस कैफियत का शिकार है उसको आप भी जानते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा,
बिजली के बिल जो हैं, मैं खुद इस अजाब से गुजरता रहता हूँ। मैं एक बिल्कुल 10-12 मरले के छोटे से घर में रहने वाला शख्स हूँ। मेरे लिए भी बिल अदा करना मुश्किल है, और इसको डिनाई करना कि ये एक मसला नहीं है या लोग इसके कर्ब को, इसके दुख को, इसकी अजियत को महसूस नहीं कर रहे, ये परले दर्जे की ज्यादती होगी। ये यकीनन मसला है, इसको हल भी होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो तकरीरें होती हैं अडयाला जेल के फाटक से लेके, अदालतों से लेके, असेंबलियों से लेके, कभी कोई नुस्खा या कीमिया लेके आते हैं कि जी ये कर दें ताकि मामला ठीक है, वरना आपके साथ है? ये तो वहाँ खत लिखते हैं कि इनको पैसा ना दो, IMF का रास्ता रोकते हैं। तो कितनी हमदर्दी है इनके दिल में इन गरीब आवाम से या बिजली के बिलों से? ये लोग तो खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो अभी बरसर इख्तिदार हैं सर, वो भी जाहिर है वो कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं जिस कर्ब से आवाम गुजर रहे हैं। जो जस्टिफिकेशन अब वाले दे रहे हैं वो पहले वाले देते थे कि इससे हमें तो पहला ही मौका मिला, इससे पहले तो कौन बरसर इख्तिदार था सब जानते ही हैं। तो ये वाली रीजनिंग जो है ये बड़ी ओपन एंडेड, ये हर किसी के लिए ही होती है। इरफान साहब, और इरफान साहब, आपने अभी कहा कि आपको इदराक है, जाहिर है आप खुद भी बिजली का बिल देते हैं, आपका भी बहुत ज़्यादा आता है, बट क्या हुकूमत को भी इदराक है, कोई फ़िक्रमंदी है आला सतह पे? मियाँ नवाज शरीफ क्या बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, जाहिर है कि वो अपने भाई की हुकूमत से पूछें कि भाई लोगों को रिलीफ देने का, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का कोई रास्ता निकालें, और जो अशराफिया पहले से ही पर्क्स एंजॉय कर रही है उन पर बोझ डालें। जी बिल्कुल, मैं अभी 2 दिन पहले मियां साहब के साथ था, और ये बिजली के बिल जो हैं ये मौजू भी उनकी गुफ्तगू में ज़ेर बहस आया, और ही इज इक्वली वरीड, ये मामला नहीं। और वो ये कहते हैं कि हुकूमत को जो मशवरा भी गालिबन उन्होंने दिया है कि जितना रिलीफ हम दे सकते हैं सोलर पैनल्स के हवाले से, चाहे वो कर्जे देने पड़े, चाहे 200-300 यूनिट वालों को मुफ्त फराहम करना पड़े, ये रिलीफ हमें देना पड़ेगा। उनकी नज़र में भी बिजली के बिल इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, और मैं ये कह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद हम भी पूरी तरह बरी ज़िम्मा नहीं है, कोई और जमात भी बरी ज़िम्मा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि 2017 को 28 जुलाई को, इसी महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान जहाँ हम छोड़ के गए थे, क्या आज का पाकिस्तान वहीं खड़ा है? क्या हमारी ग्रोथ रेट वही है? क्या महंगाई आज भी 3% है? क्या आज भी कोई बाहर से उतनी ही इन्वेस्टमेंट आ रही है जितनी हम छोड़ के गए थे? तो ये बातें मेरा ख्याल है कि बराए वजन बैत तो कही जा सकती हैं कि सब जिम्मेदार है। देखिए कि 2017 का जो पाकिस्तान था, 2022 में वो पाकिस्तान नहीं छोड़ के गए, वो उससे जवाल पजीर पाकिस्तान छोड़ के गए, मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए। चलिए, अब तो घिरा हुआ है, और ऐसे में कोई कह दे कि हम मार्च करेंगे या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ से वो कोई मार्च करना चाहें तो कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे? जी वो मार्च कर सकते हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि जी हम इस्लामाबाद पे आएंगे, कब्जा कर लेंगे। वो ये भी कह चुके हैं कि जी अडयाला जेल पे कब्जा करके हम इमरान खान को रिहा करके और फूलों के हार डाल, ये सारे बयान आ चुके हैं, और इन बयान को अमली जामा पहनाने की सख्त उनमें है या नहीं है। अवाम उनके, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनका ये जितने भी दावे कर लें, कभी अवामी एहतजाज का एक बड़ी लहर लेके खान साहब अपने दौर में अपनी मौजूदगी में भी नहीं उठ सके, ना वो 25 मई 2022 को आ सके, ना वो 26 नवंबर 2023 को वो नहीं ला सकते। वो अब भी उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है। वो ने अपनी जो हकीकत है या तौफीक है या कुदरत है उनकी, वो उनको उसका अंदाजा है। वो आए, अपना शौक पूरा करें, हमला करें, वो यही कर सकते हैं। वो उनकी तो सियासत हंगामों, मुजाहरों, हमलों, धरनों, लॉन्ग मार्चों से शुरू होती है, इन्हीं पे खत्म हो जाती है। इन चीजों के बतन से अगर पाकिस्तान की तरक्की फूटती है तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा उनके साथ। बहुत शुक्रिया आपका इरफान सिद्दीकी साहब। अभी कह रहे थे इरफान साहब, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि अब अगर आप आवाम को आप इकट्ठा करने की कोशिश करें, कोई भी करने की कोशिश करें, तो अब नहीं होते। मतलब अगर हम अपनी इस वक्त की हुकूमत को भी देखें, अगर वो भी हमने देखा है कैंपेनिंग में बिफोर द इलेक्शंस
कोई इतने बड़े जलसे नहीं होते थे, इतने लोग नहीं आते थे, तो अब लोगों को भी मेरा ख्याल है वो शऊर हो गया, बात हमारी होगी तो हम आएंगे, हमारी नहीं हो रही तो हम नहीं आएंगे। सो इट गोज़ फॉर ऑल द पार्टीज। और अपने मसाइल में भी इतने घिरे हुए हैं, लेकिन फिर ऐसे जब आवाम घिरे होते हैं अपने मसाइल में तो उनको बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत दूर नहीं होता। अभी सोलर की बात कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब के, उसमें सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सोलर लगा रहे हैं वो उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसका एक मीटर नेट मीटरिंग के लिए चेंज होना होता है, वो महीनों नहीं इंस्टॉल किया जाता, पर्टिकुलरली कराची में। तो बाकी लाहौर में माय मामू गेट अ सोलर एंड द मीटर वाज इंस्टॉल्ड इन 20 डेज। कराची में जो एक प्राइवेट कंपनी है, 2.5 से 3 करोड़ आबादी के शहर में 6 से 7 लोग हैं सर्वे करने के लिए, जितने सिस्टम्स रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्टॉल हो रहे हैं। सैकड़ों केसेस रोज़ाना रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन 6-7 लोग हैं, वो फिर 6 महीने बाद कहीं बारी आएगी सर्वे की। विच इज स्ट्रेंज ना। एक तो अगर इतनी ज़्यादा डिमांड है तो लोग बढ़ाएं ताकि जल्दी जल्दी हो। दूसरा ये कि क्या शायद आप करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बाय द टाइम ये आपके 6-7 लोग सर्वे के लिए पहुँचेंगे तो गर्मियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी ना। So what is the plan? What did you intend to do? जाहिर है कि जितना लोग सोलर पे शिफ्ट होंगे आपका अपना नुकसान। Exactly. अच्छा, अब ज़रा फुटबॉल की भी बात करनी है, लेकिन एक और इशू जो जिसके बारे में हम बड़ा कंसर्न्ड हैं, कोपहमाई की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली, आपको पता ही है, समीना बेग साहिबा, इनकी तबीयत में अब इत्तेदाद के मुताबिक बेहतरी आने लगी है। अच्छा, आपको बताएं कि उन्हें अब से कुछ देर पहले एयर एम्बुलेंस के ज़रिए इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। और आपको ज़रा बैकग्राउंड में लेके जाते हैं। 6 रोज़ पहले K2 बेस कैंप पर उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी और मौसम की ख़राबी की वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़ौरी मुंतकिल करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक ही कंपनी है जो वहाँ इवैक्यूएशन वगैरह करती है और वो कहते हैं कि मौसम बहुत ख़राब है एंड वी कैन नॉट डू इट। घोड़े के ज़रिए उन्हें K2 बेस कैंप से अशकोले पहुंचाया गया। ये उसी के मनाज़िर हैं कि किस तरह उनको नीचे लेके आए। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि इनकी क्या हालत होगी। इनके लंग्स में पानी भर गया है, विच इज़ अ सीरियस कंडीशन। उसके बायस इनकी तबीयत बिगड़ी है। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्हें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज़ हासिल है। यही नहीं, समीना बेग K2 समेत दुनिया की दीगर बुलंद चोटियाँ भी सर कर चुकी हैं। समीना बेग को 2 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किया जा चुका है और इनके शानदार कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाज चुकी है। हमारी कौमी हीरो हैं ये। बिल्कुल, बेशक, इसलिए हम बड़े परेशान हुए कि ये पूरे एक एक्सपीडिशन के लिए एक इटालियंस के साथ 8 लोगों का एक्सपीडिशन था, ये नहीं कर पाई। पूरी तैयारी थी, हुआ क्या? सो वी आर गोइंग टू आस्क आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अली अहमद हमारे साथ है। अली अहमद, पहले तो ये बता दें कि इनकी तबीयत की क्या नौयत है कि एकदम से अचानक इनकी तबीयत ख़राब हुई या पहले से ख़राब थी, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, उनको फ़ौरन नीचे लाना पड़ा, क्या हुआ था? जी, पाकिस्तान और इटली की ख़वातीन टीम जो कि K2 एक्सपीडिशन पर मौजूद है, 24 जून को ये लोग K2 बेस कैंप पहुँचे थे, जहाँ पर कोपेमाई के लिए ज़रूरी है कि कुछ वक्त बिताया जाए और ख़ुद को वहाँ के मौसम के मुताबिक जो है क्लाइमेटाइज़ करें। तो इस दौरान उनको कैंप 1 तक जाकर फिर वापस आना पड़ता है। तो ये इस दौरान यहाँ पर समीना बेग की तबीयत ख़राब हो गई और ज़राए के मुताबिक उनको पैपलों में पानी भरने की शिकायत हुई। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट करने और बाद में वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्कर्दो शिफ्ट करने की तजवीज़ दी, लेकिन 3 दिन तक इंतज़ार के बाद हेलीकॉप्टर ना आ सकी ख़राब मौसम के बाइस। तो उनको फिर घोड़े पर जो है 24 घंटे चलकर मुसलसल उनको अस्कोली गांव पहुंचा दिया गया और वहाँ पर जो है एक छोटा गांव है, वहाँ से जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्कर्दो CMH मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, अब ये बताइएगा, वो किसी न किसी तरह नीचे आ तो गई हैं, लेकिन उनकी सेहत से मुताल्लिक ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। सो अब बेहतर है? जी, उनकी सेहत ठीक न होने के बायस उनको फिर वहाँ की टीम ने ये डिसाइड किया कि उनको इंसानी मदद से जो है वो पहुँचा दिया जाए स्कर्दो। तो इस सिलसिले में उन्होंने घोड़े का इंतज़ाम किया और रास्ते में जो है उनको ऑक्सीजन लगाकर फिर दवाइयाँ जो इटली के डॉक्टर ने K2 बेस कैंप पर उनको दी थी वो खिलाकर 48 घंटे मुसलसल चलने के बाद स्कर्दो पहुँचा दिया गया है। वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट
रात को हुई है, मुख्तलिफ टेस्ट हुई है और वहाँ के आर्मी के डॉक्टर और खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने जॉइंटली उनका मुआयना किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का अली अहमद, और हमारी दुआ है समीना बेग के लिए। वो हमारी नेशनल हीरो हैं आई वुड से, और एक्चुअली उनसे इंस्पायर हो के इतनी लड़कियों ने, इतनी बच्चियों ने ये सोचा भी और किया भी कि हम भी कोप-एम-आई की तरफ जाएंगे। एंड शी इज़ सच अ लवली पर्सन। समीना से जब हमारी मुलाकात हुई है, वाकई उनसे बात भी करो तो बड़ी इंस्पिरेशनल है, इसलिए वी आर होपिंग हम इनकी सेहत से मुताल्लिक आपको ज़रूर अपडेटेड रखेंगे। कराची, ठट्ठा, बदीन, सजावल समेत ये कोई वादा नहीं है, ओके, वरना फिर लोग हमसे पूछना स्टार्ट हो जाते हैं कि रोज़ आप कहते हैं होता कुछ नहीं है। तो आपको बता दें कि कराची, ठट्ठा, बदीन और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाओं और आंधी और बारिश का इम्कान है। बस ये हमें बताया गया था, मैंने कहा कराची में भी कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कहीं बहरिया टाउन में मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। एक्चुअली बहरिया टाउन में ही अच्छा होता है क्योंकि बादल साउथ से आ रहे होते हैं, उड़ते उड़ते वो सारे उधर चले जाते हैं। फिर मलीर और मलीर में थोड़ी सी बारिश हो जाती है, कहीं बहरिया टाउन में हो जाती है, उस साइड पे होती है। अच्छा जी, सो अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी? मुल्क के दीगर हिस्सों में तो बारिश हो ही रही है, ये हम जानेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब ज़रा प्लीज़ बताइए, अपने शहर से शुरू करते हैं, कराची में बारिश का क्या इम्कान है, फिर सिंध और फिर पंजाब और अप नॉर्थ चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में बहुत, जैसे आपने खुद जिक्र किया, हब्स चल रहा है, गर्मी है, तो इन हालात में आज इम्कान है शाम में या रात में कुछ ना कुछ हल्की या दरमियानी बारिश, कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का स्पेल नहीं है हैवी या सिग्निफिकेंट। कुछ एरियाज़ में ठट्ठा और बदीन और फिर ऊपर जैकोबाद वगैरह की तरफ उन एरियाज़ में कहीं मॉडरेट है, कहीं ज़्यादातर ऐसे ही है। सिंध में कहीं हल्की है, कहीं मॉडरेट बारिश है, लेकिन आज और कल दोनों दिन इम्कान है कराची समेत, और हल्का स्पेल है और किसी वक्त किसी जगह पे दरमियानी शिद्दत भी है। और फिर ये 2 दिन ही है, ज़्यादातर यहाँ मानसून हवाएं असल में कन्वर्ज नहीं हो रही, कन्वर्ज जाके ऊपर ही हो रही हैं। तो पंजाब में आपने देखा कि पिछले पूरे हफ्ते भर तकरीबन चलती रही बारिशें, अच्छी तेज़ बारिशें भी हुई बेशतर जगहों पर, और उसी की वजह से अभी तक जो जुलाई का एक तरह से रेशो है वो एवरेज से ऊपर जा रहा है पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का एज ए होल। पंजाब में जो सरप्लस बारिशें हुई हैं उसकी वजह से, तो अगले 2 या 3 दिन होंगे उसमें वो जो बहुत शिद्दत का स्पेल चल रहा था उसमें कमी आ जाएगी पंजाब के बेशतर इलाकों में भी और केपी के बेशतर इलाकों में भी और कश्मीर और फिर बलूचिस्तान में भी। लेकिन 11, 12, 13, 3 या 4 दिन जो जुलाई के फिर होंगे उसमें 11 जुलाई से लेकर 13 या 14 जुलाई तक उसमें दोबारा से पंजाब के बेशतर इलाकों में और केपी के बेशतर इलाकों में और कश्मीर में भी तेज स्पेल मुतवक्के है। अच्छा सरदार साहब, अगला स्पेल जो अच्छा जी, कमिंग बैक टू कराची, अब पहले ही बात हमने स्टार्ट की थी कि हब्स बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड वेदर बहुत है, ये कब ज़रा बेहतर होगा? क्योंकि गर्मी तो एक चीज़ होती है लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो फील्स लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देती है, तो इसका भी कुछ। पंजाब में तो बारिश के बाद हब्स और बढ़ जाता है। जी असल में मानसून में तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज उसका दूसरा यही होता है कि चूँकि बहुत मॉइस्ट यानी आजकल अंदरूनी सिंध भी जहाँ बिल्कुल खुश मौसम हुआ करता था वहाँ भी 40, 45, 50% एवरेज मॉइस्चर दिन भर चल रहा होता है इसकी मानसून हवाओं की ज़ाहिर इनकर्शन की वजह से। अब कराची की देखिए जब विंड अच्छी चलती होती थी तो उसमें सूरत हाल बेहतर रहती थी। अब हवा बिल्कुल एक तरह से थमी हुई है, काम विंड है, पिछले 3-4 दिन से आपने देखा होगा कि बिल्कुल लाइट सी विंड होती है, इवन शाम और रात में भी कोई ख़ास विंड नहीं चलती, तो उसके बायस हब्स बहुत ज़्यादा है। अब ये सर्कुलेशन की वजह से जो हवाओं की सर्कुलेशन है इस वक्त सिंध के ऊपर, सदरन सिंध के ऊपर और एडजॉइनिंग जो इंडिया के राजस्थान का एरिया है उसके ऊपर, तो अगले 2 से 3 दिन में ये क्लियर होगी सर्कुलेशन, फिर तेज़ हवाएं निस्बतन चलेंगी और उसके बाद फिर बेहतरी आएगी। इस पर हब्स तो फिर भी होगा लेकिन ये कि विंड चलती रहती है तो फिर घुटन की सी कैफियत जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, जी सरदार साहब एक दफ़ा फिर बता दें कि अभी जो हम बारिशों का स्पेल देख रहे हैं पंजाब वगैरह में भी, ये मानसून स्टार्ट हो चुका है या एक्चुअल मानसून, ये प्री मानसून है, मानसून ने अभी आना है? नहीं, डेफिनेटली मानसून है। देखिए 1 जुलाई के बाद तो जो भी बारिश होती है ना, चाहे वो मतलब थोड़ी हो, बहुत ज़्यादा हो, जितना भी हो, तो मानसून में ही काउंट होती है। तो मानसून का स्पेल है बिल्कुल 1 जुलाई से अनवर्ड जितनी भी बारिश हो रही है जहाँ भी वो ड्यू टू मानसून ही है।
अच्छा सरदार साहब, हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब कागान वैली के मनाज़र अभी तक हमारे जहन में हैं, मतलब तबाही आती है जब भी सैलाब आता है, हद से ज़्यादा बारिशें होती हैं। इस दफ़ा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम अप नॉर्थ टिल हेयर? क्या मामूल से ज़्यादा बारिश होगी तो क्या सैलाब के लिए भी PDMA NDMA वगैरह को तैयारी रखनी चाहिए? देखिए उसमें इम्कान ये मौजूद है इस बात का कि जो आपसे पहले भी बात हुई थी ना कि जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है और फिर एडजॉइनिंग इंडियन जो साइड है उन एरियाज़ में ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा बारिश होने की, मामूल से ज़्यादा बारिश होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या ज़्यादा इम्कानात वहीं पर हैं। तो वो ज़ाहिर है ईस्टर्न साइड पर जब ख़ास कर दरियाओं के कैचमेंट एरियाज जब बारिश हो जाए और फिर दूसरी चीज़ उसके साथ जो आजकल टेम्परेचर बहुत बड़े 2-3 दिन पहले हमारे इस्लामाबाद नॉर्दर्न KP जो है चतराल साइड पे उधर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो स्नो अच्छी खासी मेल्ट होगी। तो अगर स्नो मेल्टिंग अच्छी होती है और उसके साथ साथ कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर बारिश भी ज़्यादा पड़ती है तो फिर जाहिर है कि सैलाबी कैफियत हो सकती है। इस स्पेल के नतीजे में तो ऐसा नहीं हुआ है। अब देखिए जो अगला स्पेल होगा मिड ऑफ जुलाई के बाद का स्पेल वो ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो उसमें उस पर डिपेंड करता है कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर अगर हैवी स्पेल हो जाए 2-3 दिनों में 200-300 मिलीमीटर जैसे पहले होता रहा है, इस तरह की अगर स्पेल बहुत हेवी स्पेल हो जाए तो फिर सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, थैंक यू। सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है, वो खदशा मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम सिंध में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला कमोबेश कराची हर जगह जारी है। चूँकि हमें बहुत से कराची मुझे लग रहा है अभी इम्कान ही है बस। मुझे if I were a betting kind of a person I would bet that it's not going to happen। हाँ मुझे लग रहा है आज नहीं होगी बारिश शायद। लेकिन सरदार साहब का कहना था कि आज शाम को कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत बारिश यहाँ होती है तो भी ज़रा मसला बढ़ सकता है, आपको बताया ना। हाँ वो बाद में देखेंगे, थोड़ी सी हो जाए तो कोई। अच्छा जी, अभी हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के टॉप एथलीट हैं अरशद नदीम। 1 साल बाद फील्ड में इनकी वापसी हुई है और जैवलिन थ्रो वाले आपको बताया ना बेहतरीन। अब तो हम भूल नहीं सकते इनको, मतलब ये हमारे ऑनेस्टली कोई एथलीट इतने प्रोमिनेंट हुए इन रीसेंट ईयर्स तो वो अरशद नदीम ही हुए। 1 साल बाद उन्होंने कम बैक किया है और पेरिस में मुकाबला हुआ डायमंड लीग। इसमें होने वाले मुकाबलों में मेडल तो नहीं ले सके, लेकिन चौथी पोजीशन हासिल करके ओलंपिक से कबल फॉर्म और रिदम को इन्होंने बहाल कर लिया है। और पहली बारी में अरशद नदीम की बेस्ट थ्रो थी 84.21 मीटर, विच इज़ वेरी गुड। और लेकिन फिर जो इनके कंपेटिटर थे उन्होंने 85 मीटर की थ्रो की और इनको धकेल दिया 4th पोजीशन पर। अगस्त 2023 के बाद अरशद का ये पहला इवेंट था। इस दौरान इनकी थेरेपी हुई है, इनकी सर्जरी भी अपेरेंटली एक हुई है और सर्जरी के बाद उन्होंने कम बैक किया है, ट्रेनिंग कर रहे थे। आई एम नॉट वेरी कंसर्न्ड क्योंकि मोमेंटम पकड़ने में भी टाइम लगता है। सो ही इज देयर एंड ही इज अप विद द बेस्ट। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की एक बड़ी अहम उम्मीद होंगे ये इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स में ही हमारी एक स्विमर भी जा रही हैं, आपको ये भी बताएं। देखें बात यह है कि हम इतनी एक्सपेक्टेशन के जी गोल्ड आएगा सिल्वर, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक्सपोजर है ना वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है इंडिविजुअली ऑल्सो एंड इफ़ दे वांट टू परसू विद द स्पोर्ट, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ द वीक। सिक्योरिटी वगैरह आपको बताइए आजकल ज़रा यकम मुहर्रम हराम है, इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ मजालिस और दीगर चीज़ों का अहतमाम होना शुरू हो गया है। सो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे भाईचारा यगानगन इत्तेहाद कायम रहे और वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।